हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो नेपाल में एक घटना हुई उसमें जेनजेड एक नया वर्ड आपको मिला होगा। तो जेनजेड के बारे में हम लोग जो है कंप्लीट जानकारी एक एक करके लेंगे, जिसमें हमारी शुरुआत यहीं से है। जैसा आपके सामने दिख रहा होगा, जेनजेड जो कि एक नई पीढ़ी का उदय है। जैसा कि हम जानते हैं, नेपाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जेनजेड की भूमिका ने दुनिया का ध्यान खींचा है। यह पीढ़ी सिर्फ एक समूह ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक शक्ति है। जेनजेट कौन है? इनको चार भागों में बांटा गया है। जेनजेट की एक्टिविटीज: जन्म जन्म वर्ष, तकनीकी संपन्नता, सामाजिक रूप से सक्रिय और कार्यबल में प्रभाव। जिसमें जन्म वर्ष के 1997 से 2012 के बीच जो भी हमारी जनरेशन जन्मी है, उन सभी को जेनजेड बोला गया है। तकनीकी संपन्न की बात करें तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में पले बढ़े, यानी हर चीज इनको पता है उससे रिलेटेड। ठीक है, इस तकनीकी में वो माहिर है, जिसमें हर जानकारी इनको। तीसरा, सामाजिक रूप से सक्रिय की अगर बात करें तो ये सक्रियता भी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जागरूक और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे। इन्होंने इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, जिसे जिलेनियल्स के नाम से भी जाना जाता है। कार्यबल में प्रभाव की अगर बात करें तो 2025 तक यह पीढ़ी दुनिया के लगभग 30% कार्यबल का हिस्सा होगी। जेनजेट की वित्तीय सोच। अब देखो, जेनजेट की वित्तीय सोच को भी तीन भागों में बांटा गया। जैसे एक, बचत की शुरुआत, वित्तीय चिंताएं और अतिरिक्त आय। जिसमें बचत की सोच, देखो जेनजेट जो जनरेशन है, ये लगभग 2/3 जेनजेट जनरेशन ने औसतन 19 ईयर्स की उम्र से ही बचत करना शुरू, यानी समय से पहले ही बचत करना शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि आगे चल के हमारा जीवन सही हो। क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है कुछ ऐसे बच्चों को भी जो अपने माता पिता का एकदम से सपोर्ट नहीं करते। वित्तीय चिंताओं की अगर बात करें, 2025 में 18 से 35 साल के 61% यानी 61% युवा पैसों को लेकर चिंतित हैं, यानी कि उनका मन है कि भाई कैसे करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। इसका रीजन है अतिरिक्त आय के लिए, जिसमें नौकरी की अनिश्चितता और घर की बढ़ती कीमतों के कारण इनका अतिरिक्त काम का चलन, यानी कि जो भी नौकरी वाला है उनकी कोशिश ये रहती है कि एक और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बना ले। तो इस वजह से इस जनरेशन को जेनजेड जनरेशन की वित्तीय सोच के रूप में तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। तीनों पार्ट आपके सामने। मोबाइल पर निर्भरता की बात करें तो जेनजेड जनरेशन की जो मोबाइल पर निर्भरता है, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी। जैसे हमारी आपकी ही ले लीजिए, फ़ोन में अगर रिचार्ज खत्म हो जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। हाथ में फ़ोन कहीं भी घर पे भूल जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। आदमी खाना खाना भूल सकता है, लेकिन फ़ोन उठा के जेब में ज़रूर रख लेगा। क्योंकि आज के समय में लगभग 81% लोग सोशल मीडिया पर ही प्रोडक्ट खोजते हैं, और लगभग 85% लोग नए प्रोडक्ट के बारे में उन्हीं प्लेटफॉर्म से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। डेस्कटॉप के बजाय मोबाइल पर अधिक से अधिक काम किया जाता है। रीज़न ये है कि भाई बहुत सारे काम फ़ोन पर ही हो जाते हैं। आजकल तो ऑफिस के आउटलुक वगैरह फ़ोन पे लॉगिन हो जाते हैं, वहीं से अप्रूव हो जाता है, हर चीज़ फ़ोन से हो जाता है। डेस्कटॉप पर बहुत कम समय बैठ ऑनलाइन रिव्यू पर बहुत भरोसा। बिल्कुल, अगर आप मूवी देखने जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो पहले उसका रिव्यू देख लो। भैया रिव्यू देख लो तब चलते, नहीं ऐसे टाइम वेस्ट होगा। मतलब पहले रिव्यू देख लो। रिव्यू इसलिए क्योंकि आज कल के समय में जो वो होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है, वो पैसा लेके उस हिसाब से रिव्यू देते हैं उनके पक्ष में। लेकिन अगर जो उसके रिव्यू में रियल रिव्यू जाओ, पब्लिक रिव्यू में जाओ, पब्लिक रिव्यू में आपका ये फायदा होता है कि आपको रियल रिव्यू वहाँ पता चल जाता है कि सच में ऐसा क्या है। कोई पैसा लेके नहीं डाला होता है, सब यूज करके वहाँ रिव्यू डाला। जेनजेड क्यों कहा, इनको जेनजेड क्यों बोला गया? जेनजेड इसलिए बोला गया कि जेनजेड ने अपना जीवन तकनीकी और आधुनिक उपकरणों के इर्द गिर्द बिताया है। इनकी शुरुआत ही टेक्नोलॉजी के साथ हुई, इसलिए इन्हें जेनजेड के नाम से जाना जाता है। अब देखो, पीढ़ियाँ जो हैं, जन्मी हुई पीढ़ियाँ, उनको कई भागों में बांटा गया है। जिनको अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो जनरेशन आया है, 124 साल के पूरे जन्म की जनरेशन को ऐसे डिफाइन किया गया, जिसमें ग्रेटेस्ट जनरेशन आई थी जो 1901 से 1927 तक। साइलेंट जनरेशन आई थी 1929 से 1928 से 1945 तक। बेबी बूमर्स जनरेशन 1946 से 1964। जनरेशन एक्स की बात करें 1965 से 19। और आधुनिक पीढ़ियों की अगर जनरेशन की बात करें तो इसमें मिलेनियल्स जो है
जिसे जेन वाई के नाम से जाना 1981 से 1996, और जेन जेड जो करंट जनरेशन जिन्होंने तख्ता पलट किया है नेपाल का, उन्हें 1997 से 2012 के बीच में जन्मे लोगों को बताया गया। और जेन अल्फा जो 2013 से 2024 यानी अभी जो हम लोग के सामने बच्चे घूम रहे होंगे उनको हम लोग जेन अल्फा के नाम से जानते हैं। और अभी जो आने वाली हमारी आप पीढ़ी होगी वो जेन बीटा के नाम से जानी जाएगी, जिनको सोशल मीडिया और ये सब तो दूर की बात है, ऑनलाइन हर चीज़ उनको पता हो, यहाँ तक कि एआई के बारे में बेहतर नॉलेज होगा, इंटरनेट के बारे में बेहतर नॉलेज होगा, तो उसे जेन बीटा से जाना जाएगा। जेन बीटा जिन्हें हम अगली पीढ़ी के नाम से जानते हैं, जिनको 4 भागों में 4 पार्ट उसके बताए गए, जिसमें जनवर्ष 2025 से 2039 के बीच में तकनीकी रूप से सबसे ज़्यादा उन्नति पीढ़ी, इंटरनेट और एआई जैसी तकनीकों के साथ गहरी समझ रखने वाले और पहले ही पीढ़ियों की तुलना में अधिक तकनीकी रूप से सक्षम। अब देखो बात यहाँ छोटी सी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आज की जनरेशन में जो भी छोटे बच्चे होंगे उनको हमेशा टच स्क्रीन मिला, उनको ये पता ही नहीं होगा कि कभी वो बटन वाली भी आती रही हो। उनको ऐसा लगेगा आश्चर्य, जैसा हम उस समय उस जनरेशन के लोगों को टच स्क्रीन से आश्चर्य लगता था, तो वैसे ही आगे आने वाली जनरेशन को कीपैड आश्चर्य लगेगा कि ऐसे कीपैड फ़ोन में ही लगा रहता था। इट मीन्स कि मतलब सबकी अपनी बात है, और हम लोग तो एक ऐसी पीढ़ी है कि मोबाइल के पैदा होने से लास्ट में मतलब सुपर क्वालिटी बनने तक का हर चीज़ हम लोग देखे हैं। तो ये अपनी पीढ़ी। और उसका जेन जेड का प्रभाव क्या रहा, तो 3 प्रभाव में बताया गया: सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रभाव और तकनीकी नवाचार। सामाजिक परिवर्तन कैसे? सामाजिक परिवर्तन मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी और जागरूकता, यानी किसी प्रकार का मुद्दा हो उस पर पूरी जानकारी, उस पर जागरूकता कि भाई ऐसे होना चाहिए, अपना अपना मत देने का ही जागरूकता हो गया। आर्थिक प्रभाव कार्यबल और उपभोक्ता व्यवहार को आकार देना, यानी किसी भी प्रकार के काम को सही ढंग से कैसे करना है इस पर जनरेशन का पूरा वो रहता है। भाई कोई गलत कर रहा है तो भैया तुम गलत कर रहे हो, उसको ट्रोल कर देते हैं। तो ये इसका भी प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव भी है, जिसमें तमाम सारी चीज़ें, बहुत सारे काम ऐसे जो ऑनलाइन हो जाते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, जिससे आर्थिक वैल्यू बढ़ती है। और तकनीकी नवाचार की बात करें, नए ऐप्स और ट्रेडर्स, जैसे नए ऐप्स और ट्रेंड्स को तेज़ी से अपनाना। जैसे कोई भी नया, देखो बात ये हुआ आज की जनरेशन ये है कि कोई नई चीज़ है मार्केट में, एक बार चेक किया अच्छा लगा तो वही लेंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रोडक्ट के प्रति जो है मतलब डिपेंडेंट। इसका निष्कर्ष क्या है? जेन जेड सिर्फ एक जनसंख्यीय समूह नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति है जो दुनिया को बदल रही है। उनकी तकनीकी प्रेम और तकनीकी प्रेमी प्रकृति और वित्तीय जागरूकता और सामाजिक सक्रियता उन्हें भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पीढ़ी बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेन जेड जनरेशन है, इस जनरेशन के अंदर वो क्वालिटी है, ऐसा काम है जो पूरी दुनिया में कोई ना कर सके। इतिहास गवाह है, आसपास के 2-4 कंट्री आप मतलब देख लीजिए कि अगर जेन जेड जनरेशन चाहिए तो कंट्री में किसी का नहीं चला, सब उथल पुथल हो गया। इट मीन्स कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ होगा या कोई देश आज़ादी पाया होगा, जिस एक्टिविटी में ना, वो ठीक उसी प्रकार से इस समय स्थिति चल रही है। जेन जेड जनरेशन जो चाहे कर सकती है, अगर किसी अच्छे काम को करना चाहे तो अच्छा काम कर सकती है, तो मतलब कुछ भी करना चाहे। अब इसीलिए